हाय ऑल। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पर देख रहे थे अबाउट अवर आईओसी कंटेनर। तो क्विकली पहले रिकैप करते हैं यहाँ पर। तो पहले हमने यहाँ पर जो है वो ये देखा है हमारे पास में कि हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी क्या होती है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास में जावा की दो क्लासेस है और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये। तो हमें पता है कि एक तो हमारे पास में इज रिलेशनशिप है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, और एक है हमारे पास में एज ए हेज रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन। और ये होती है ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। हमको उसका कोलोब्रेशन करवाना है तो या तो इनहेरिटेंस परफॉर्म कर लो या एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में क्रिएट कर दो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड डायरेक्टली। तो यदि इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो है वो जो है वो एक तरीके से वो टाइटली कपल्ड होते हैं यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट हमारे टाइटली कपल्ड नहीं रहे तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सिंपल सा है जो हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का मतलब ये होता है कि हमें जो है वो लॉजिक को जो है वो रन टाइम पे पास करवाना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करना है और बाद में जो है हम उसको रन टाइम पे पास कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ सेटर। तो यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का मतलब है कि रन टाइम पे हमें जो है वो पास करवाना है हमारे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सेपरेट होना चाहिए, बाकी हमको क्या करना है उसको रन टाइम पे करना है यहाँ पर। तो टाइटली कपल्ड हो हमारे पास में, तो उस केस में हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्टर सेटर इंजेक्शन है ये स्प्रिंग का नहीं है, ये सिंपल से जावा के अंदर भी हम करते ही हैं। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें सेटर यूज़ करो ऑब्जेक्ट पास करने के लिए, क्या कंस्ट्रक्टर यूज़ करो, ये हमारे पास में पहले से ही है अवेलेबल है। तो एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक होता है हमारे पास में सेटर इंजेक्शन, एक होता है हमारे पास में हमारा फील्ड इंजेक्शन। तो फील्ड इंजेक्शन जो होगा हमारा वो कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली नहीं है, वो रिफ्लेक्शन एपीआई हमको क्या करना यूज़ करना है। जावा का रिफ्लेक्शन एपीआई है, उसको हमको एज ए जो है वो फील्ड इंजेक्शन में हमको सा यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्या हमारे पास में जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये। तो ये तीन टाइप के हमारे पास में ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये लेयर्स है एप्लीकेशन के लेवल पे। ये एटलीस्ट इतनी क्लासेस हमको किसी भी एप्लीकेशन में मिलती है यहाँ से ये, जहाँ पर ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर रहेगा, सर्विस लेयर रहेगा, परसिस्टेंस लेयर रहेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी होती है। तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड जो भी क्लासेस है, एक नहीं क्लासेस होती है, मल्टीपल होती है। मोनोलिथिक के केस में तो काफ़ी सारी क्लासेस रहेगी। तो ये डिपेंड रहेगी सर्विस के ऊपर और सर्विस डिपेंड रहेगा हमारा ये परसिस्टेंस के ऊपर। और जो सर्विस लेयर है ये भी क्या है कि ये इसके अंदर भी काफ़ी सारी क्या होगी क्लासेस रहेगी यहाँ पर, जो कि क्या करेंगे एक दूसरे को कॉल करेंगे। तो पर्टिकुलरली सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इतनी सारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो इफ़ यू आर वी आर नॉट यूजिंग फ्रेमवर्क तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, हमारी रहेगी। ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक क्लास को ऑब्जेक्ट दूसरे में क्रिएट करेंगे, दूसरे का तीसरे में क्रिएट करेंगे। फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यदि हमको लगाना हो तो फिर वो मैनुअली कोड करना पड़ेगा, उसके लिए सब काम करने के लिए मैनुअली करना पड़ेगा हमको ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बिजनेस लेवल जो क्लासेस होती है, बिजनेस लेवल हमारे पास में जो भी क्लासेस होगी, तो ये क्लास के जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो हमें ये क्या करना पड़ता कि बिजनेस लेवल क्लास के जो लॉजिक है वो कॉमन रहने वाले हैं, ये चेंजेबल नहीं है।
इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता है कि बिजनेस लेवल के जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमको इंश्योर करना पड़ेंगे कि वो सिंगलटन हो। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है ये हमको इंश्योर करना पड़ते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगलटन हो। ये भी सब सिंगलटन होना मतलब इसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। बिकॉज एज ए एप्लीकेशन के लेवल पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई मीनिंग भी नहीं है। और ये क्या करेगा, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी लेके रखेगा। ये मेमोरी क्रिएट होती है जेवीएम में, और जेवीएम की जो मेमोरी है वो होती है हमारे रैम एरिया में। तो अननेसेसरी क्या कर लेगा, यहाँ पर ये मेमोरी क्रिएट करके रखेगा। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर हमको मेमोरी क्या करना पड़ती है, सेव करना पड़ती है। अननेसेसरी हमें मेमोरी क्रिएट नहीं करना, एप्लीकेशन के लेवल पे इशू होते हैं। तो अभी हमारे यदि सर्वर है तो उसमें मेमोरी क्रिएशन तो ठीक है, लेकिन यदि मोबाइल एप्लीकेशन है, हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसका हम लोग एपीके फाइल बना रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो होते हैं, अब उसमें अंदर यदि ज़्यादा मेमोरी का यदि वो सॉफ्टवेयर है तो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है मोबाइल को क्लीन करने की तो सबसे पहले उसी को इंस्टॉलेशन करते हैं जिसने ज़्यादा मेमोरी लेके रखी हुई है। तो मेमोरी एक एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेशन के लेवल पे हमें एक एक बिट बाइट जो है वो बचाना है हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन में, सर्वर के लेवल पे यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि एज ए डेवलपर जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे पास में जिस जिस एरिया में हम लोग मेमोरी को डिफाइन करते हैं, लाइक जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जब हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं विथ इन द क्लास, उस टाइम पर हमें प्रॉपरली जो है वो वेरिएबल लेने हैं। अननेसेसरी वेरिएबल हमको वहाँ पर क्रिएट नहीं करने हैं, और ऐसे वेरिएबल लेने हैं जो कि ज़रूरत है। तुम इंटीजर ले रहे हो, फ्लोट ले रहे हो, तो उसकी डिमांड पे लेना है, अननेसेसरी नहीं लेना है वहाँ पर भी। क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएबल लोगे तो पोजो क्लास के उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो ये बिजनेस क्लास है। अब बिजनेस क्लास के अंदर जो है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुड बी सिंगलटन, ये हमको सिंगलटन इंश्योर करना पड़ते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगलटन है कि नहीं, यहाँ पर ये हमको क्या करना पड़ते हैं, इंश्योर करना पड़ते हैं कि। तो यदि हम फ्रेमवर्क का यूज़ यदि नहीं कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो पहला काम है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा टास्क है ये, बिकॉज एक क्लासेस नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन में 200 300 क्लासेस तो होगी, और उसके ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट होते हैं जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है यहाँ पर ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी रहेगी, और ऑब्जेक्ट को सिंगलटन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो भी हमारी रहेगी। और बाद में यदि ऑब्जेक्ट का कोलोब्रेशन करना है, ऑब्जेक्ट का कम्युनिकेशन करवाना है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी यहाँ पर ये। तो यदि डायरेक्ट क्रिएट कर लोगे तो उसके बीच में टाइटली कपलिंग आ जाएगी। तो टाइटली कपलिंग आने का मतलब ये है कि यदि एक क्लास में चेंज हुआ तो उसका इम्पेक्ट दूसरी क्लास में भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटली कपल्ड होना। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी, और हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो है वो सिंगलटन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है वो हमारी। यदि यदि हमको नहीं करना है तो हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग का जो है ये आईओसी कंटेनर है। तो हमारा जो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है, स्प्रिंग कोर, वो हमको देता है आईओसी कंटेनर। तो आईओसी कंटेनर जिसमें कि जो आईओसी जो है वो एक तरीके का प्रिंसिपल है ये, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको हम।
तो ये क्या एक डिजाइन प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे वो कंटेनर बना हुआ है। प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएटेड रहे और उनकी जो भी डिपेंडेंसी होती है वो इंजेक्ट हो जाए एज पर डिमांड। ये बोलता है हमारा आईओसी कंटेनर, ये प्रिंसिपल बोलता है ये, ताकि हमको ऑब्जेक्ट जो है वो मैनुअली नहीं क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड हो और हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो भी इसके अंदर क्या हो, डिफाइंड हो ये। तो इसी को ही जो है वो हम लोग बोलते हैं एज आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, और इसी को हमारा जो इम्प्लीमेंट करता है उसको हम बोलते हैं एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम लोग रन टाइम पे जो भी उसकी डिपेंडेंसी है उसको हम लोग पास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं और सेटर के थ्रू कर रहे हैं और फील्ड इंजेक्शन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो कंस्ट्रक्टर हो, सेटर हो, फील्ड हो, ये हमारे पास में क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो आईओसी के प्रिंसिपल का ये इम्प्लीमेंटेशन है। ये आईओसी ये बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमको ये करना पड़ेगा, ये तो हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली हमको ये स्प्रिंग के जो आईओसी कंटेनर ने हमें ये दिया हुआ है, ये हमको नहीं करना है, ये आईओसी कंटेनर ने हमें दिया हुआ है, जस्ट हमको वो कंटेनर का यूज़ करना है। तो जब हम स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर यूज़ करेंगे, स्प्रिंग का जब हम आईओसी कंटेनर यूज़ करेंगे, तो जो आईओसी का जो कंटेनर है वो हमारे बिहाफ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उसको वो सिंगलटन ही बना के देगा। तो ये हमारी रहेगी जावा की क्लासेस, उसको हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। तो हम उसको स्प्रिंग बीन बोलते हैं, जिसका भी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है तो जावा की स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी में उसको स्प्रिंग बीन बोलते हैं। है वो हमारी जावा की क्लासेस है वो। तो वो बिजनेस क्लासेस हो सकती है, ये जो बिजनेस क्लासेस है वो होगी, ये हो क्या सकती यही होती है। तो सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हमारा आईओसी कंटेनर। तो ये हमारा जो ये काम है ये आईओसी कंटेनर ने ले लिया, ये क्रिएट द ऑब्जेक्ट। फिर आईओसी कंटेनर ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर देगा, तो आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा ये जो क्लासेस है, तो ये क्लासेस उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे उसको। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो है वो पास करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। यही जरूरी है यहाँ पर, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ये जो भी हमने क्लास डिफाइन की है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर राइट करना है ये, और वो हमको आईओसी कंटेनर को पास करना है। आईओसी कंटेनर उसको रीड करेगा और वो जो भी क्लासेस है उसके वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो ये आईओसी कंटेनर के अंदर हमको ये फाइल जो है वो पास करवाना पड़ती है। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है ये यहाँ पर आईओसी कंटेनर के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन को पास करेंगे तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होंगे और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी भी मैनेज रहेगी यहाँ पर। तो जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, उसके अंदर डिपेंडेंसी भी जो है वो उसमें वो सेट हो जाएगी उसके अंदर। तो जब भी हम उसको यूज़ करेंगे, उन ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो जस्ट उसके बाद में हमको वो ऑब्जेक्ट के अंदर के मेथड को कॉल करना है। तो ये हमारे पास में रहेगा वो रेडी टू यूज़। यहाँ पर क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्ट रहेगा रेडी टू यूज़ का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, जस्ट हमको क्या करना है कि उसको कॉल करना है। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है और उनका कोलैबोरेशन भी है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टर या सेटर या फील्ड इंजेक्शन। वो भी हम आगे देखने वाले हैं, उसके अंदर क्या है वो ऑलरेडी वो सारी डिपेंडेंसी भी उसके अंदर वो मैनेज है, वो सब हमने क्या कर दिया यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमने यहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर एक चीज मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पर बताई कि यहाँ पर ये क्या करता है, उसको स्कोप को प्रोवाइड करता है। तो कोई सा भी जो क्लास है तो वो क्लास का स्कोप क्या है, स्कोप होने का मतलब ये है कि वो क्लास का बिहेवियर क्या रहेगा। अब वो सिंगलटन भी रह सकता है, सिंगलटन रहने का मतलब उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए उसका ये। तो ये इंश्योर करता है हमारा आईओसी का कंटेनर, उसके अंदर कोडिंग है इस जावा के क्लास को वो जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कुछ इस तरीके से बनाएगा कि उसका एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मल्टी टाइम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे उसके ये। तो उसको ये सिंगलटन इंश्योर करेगा। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि उसके बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, हर क्लास के ऑब्जेक्ट है वो मल्टी टाइम क्रिएट हो सकते हैं। तो हम वहाँ पर प्रोटोटाइप भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर ये, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है सिंगलटन वो हमको क्रिएट करके देता है ही।
तो ये तो स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर करके देता है, बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है क्या ही? यदि हम लोग कंटेनर यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है क्या ही? तो वन ऑफ द अवर जो गैंग ऑफ फोर डिजाइन पैटर्न है, तो काफी सारे हमारे पास में क्या होते हैं, डिजाइन पैटर्न होते हैं। नॉट ओनली जावा, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो डिजाइन पैटर्न जो है हमारे पास में क्या होते हैं, वो सेट ऑफ सॉल्यूशन है वो। तो किसी भी एप्लीकेशन को राइट करते हैं हम लोग, तो जब हम लोग एप्लीकेशन को राइट करते हैं तो हम लोग उसको स्ट्रक्चर करते हैं। फिर एप्लीकेशन को जब रन करते हैं तब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है ये। तो ये कम्युनिटी है, सेट ऑफ डेवलपर्स का ग्रुप है जिनने काफ़ी सारी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर से कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर आइडेंटिफाई की है, और हमें जो है वो उनके जो सॉल्यूशन जो है ये, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग ऑफ फोर। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास में कुछ क्रिएशनल लेवल डिजाइन पैटर्न है जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो क्रिएशनल लेवल डिजाइन पैटर्न हमें ये है। कहीं पर हमारे पास में जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन पैटर्न है, जब हम लोग एप्लीकेशन राइट करते हैं तब हमें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और कुछ हमारे पास में है एज बिहेवियरल। तो जब हम लोग एप्लीकेशन के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो जो जो भी चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती है, तो हम लोग उससे रिलेटेड जो है वो डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर जो है वो फॉलो करते हैं यहाँ पर ये। तो सिंगल टन जो आता है वो क्रिएशनल कैटेगरी में आता है, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन है जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो लगते ही लगते हैं यहाँ पर है, जिससे कि एप्लीकेशन हमारा लूजली कपल्ड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है किसी भी पर्सन के लिए यहाँ पर ये। तो हमारे पास में जैसे रॉ मटेरियल है तो हम वैसे ही हाउस बिल्ड नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही जब हम लोग कोई सा भी एप्लीकेशन राइट करते हैं तो सीधे हमारे पास में कोडिंग करना नहीं स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसकी, उसके हिसाब से हम लोग उसकी पैकेजिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सोर्स कोड राइट करेंगे यहाँ पर ये। अब वो सोर्स कोड को राइट करने में हम लोग एनालिसिस करेंगे हमारे पास में ऑब्जेक्ट किस टाइप के, किस कैटेगरी के हैं। तो हमें सिंगल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न उस केस में हमें लगाना है मेमोरी के लेवल पे, स्ट्रक्चर के लेवल पे, या बिहेवियर के लेवल पे। अलग अलग टाइप के हमारे पास में डिज़ाइन पैटर्न होते ही हैं, तो हमें कॉमन डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज हमें चाहिए ही है। तो सिंगलटन तो ऑलवेज लगेगा ही लगेगा यहाँ पर ये। फैक्ट्री मोस्टली यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मोस्टली यूज होता है, ये फ्लाईवेयर डिज़ाइन पैटर्न मोस्टली यूज होता है यहाँ पर ये। ऑब्जर्वर स्ट्रेटजी, ये डिज़ाइन पैटर्न, टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न ये यूज होता है यहाँ पर ये। तो जब हम एप्लीकेशन पे काम करते हैं जब भी हमें डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है, और जब हम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी वो डिज़ाइन पैटर्न लगे हुए हैं। तो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट वहाँ पर मिलेंगे, जेडीबीसी टेम्पलेट या हाइबरनेट टेम्पलेट। तो ये सब क्या है, ये रेडीमेडेड सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है, हमको उसके लिए कोड नहीं करना है, हमारे पास में ऑलरेडी टेम्पलेट है। टेम्पलेट को यहाँ पर इन्वॉल्व करो हमारे एप्लीकेशन में और डायरेक्ट मेथड को कॉल करो। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेमवर्क पे ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन पैटर्न लगा हुआ है वो ऑलरेडी वो। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न है, तो वन ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न जो है सिंगलटन, हम उसकी बात कर रहे थे यहाँ पर ये। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सारे के सारे फ्रेमवर्क के लेवल पर जो है वो यहाँ पर, सॉरी, सारे के सारे लेयर्स पे जो है हमारे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगलटन होना चाहिए। तो ये सिंगलटन यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करें तो हमें मैन्युअली एफर्ट लगाना पड़ेगा सिंगलटन करने के लिए क्लास को। तो क्लास को सिंगलटन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ इस तरीके से क्लास को डिज़ाइन करना पड़ता है कि क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सके मल्टीपल कंडीशन पर। तो पहली तो हमारे पास में कंडीशन ये थी यहाँ पर ये कि हमें ये इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मल्टीपल टाइम क्रिएट नहीं हो सके। तो मतलब हम लोग मल्टीपल टाइम्स न्यू कीवर्ड यूज करके सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करें तो नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर को जो है वो प्राइवेट रखना है यहाँ पर।
प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यदि रखोगे तो ये आउटसाइड द क्लास जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर ये। तो कंस्ट्रक्टर शुड बी प्राइवेट। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री मेथड। तो हमें एक फैक्ट्री मेथड राइट करना है। विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री मेथड जो है वो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, और उसके अंदर हमको एक लॉजिक राइट करना है। तो इंस्टांस इज इक्वल टू नल। यदि एक बार भी क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको क्रिएट कर देगा, और यदि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो इट इज़ फाइन। अब यहाँ तक तो तुम्हारा सिंगलटन इंश्योर होगा। तो ये जब भी तक ये सिंगलटन रहेगा जब ये सिंगल थ्रेड में काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो एक ही बार एक ही थ्रेड के अंदर यदि ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा रहे हो मल्टीपल टाइम ये, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार में क्रिएट होगा ये। बट जावा के अंदर ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो सिर्फ न्यू कीवर्ड से क्रिएट नहीं करते, देयर आर द मल्टीपल वे फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो एक है हमारे पास में न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट इज ए नथिंग बट समथिंग इनसाइड द मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट का टेम्पले जो हमारा क्लास का टेम्पलेट रहता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद इन द मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एक तरीका तो है न्यू कीवर्ड से कर लो यहाँ पर ये डायनेमिकली। फिर दूसरा है कि क्लास डॉट फॉर नेम रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से भी क्या होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जब हमको ऑब्जेक्ट को ऑन डिमांड रन टाइम पे क्रिएट करना हो, फॉर एग्जांपल के लिए सर्वलेट के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए आईओसी कंटेनर के अंदर, अभी आईओसी कंटेनर के अंदर भी ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम पे डिफाइन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। हम तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो पास करते हैं यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर को। तो इंटरनली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। यहाँ पर हम लोग न्यू कीवर्ड का तो यूज़ कर नहीं रहे। तो न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हो मतलब हमारे भी यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है ये। तो उस केस में हमें रिफ्लेक्शन एपीआई जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर हम लोग पास करते हैं हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाना है। तो क्लास लोडर क्या करता है उसको को फाइंड आउट करता है कि ये क्लासेस लोड है कि नहीं हमारे पास में ये डॉट क्लास फाइल उसका लोड है कि नहीं, बाइट कोड उसका लोड है कि नहीं, लोड है तब वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, बट डिमांड है रन टाइम पे क्रिएट करने की। वैसे ही हमारे पास में एक होता है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग के केस में भी क्या होता है कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट ही होता है, भले ही वो कॉपी मार रहा है बट वो क्रिएट ही हो रहा है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। फिर एक हमारे पास में सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन। तो एक जेवीएम के अंदर का जो ऑब्जेक्ट का डिटेल है हमने उसको उठा के स्ट्रिम करके कहीं पर पुट कर दिया, या किसी हम लोग सीडी डीवीडी में उसको पुट कर दें स्ट्रीम कर दो, या नेटवर्क के ऊपर हम उसको ट्रेवल करवा लें एक फाइल के अंदर पुट कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेशन प्रोसेस। सीरियलाइजेशन प्रोसेस में ऑब्जेक्ट के अंदर का इन्फॉर्मेशन है उसको हमने एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में, एक कॉमन फॉर्मेट होता है जहाँ पर डाटा हमारा ट्रेवल करता है ट्रांसफर होता है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, और बाद में उसको डिसरियलाइजेशन प्रोसेस से वापस से हम लोग जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो जावा अंडरस्टैंड करता है जिसको जेवीएम अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक जेवीएम का ऑब्जेक्ट दूसरा जेवीएम के में क्रिएट हो सकता है ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तरीके हैं, बट सबका अपना अपना एक यूज़ केस है, अपना अपना एक एरिया है, और हमें सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हमारे पास में जो है वो यहाँ पर जो है वो अलग अलग एरिया होते हैं जहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि यहाँ पर जो हम लोग सिंगलटन ऐसा इंश्योर कर रहे हैं, तो अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट सिंगलटन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज अभी तो ठीक है, अभी ये हमारा क्लास है, हम उसको डायरेक्ट रन कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो रन करवा लोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर क्या होता है कि एक ही थ्रेड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेन थ्रेड। तो जेवीएम के अंदर हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड।
तो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जेवीएम के अंदर एक थ्रेड होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेन थ्रेड। और काफी सारे क्या होते हैं कि बैकग्राउंड थ्रेड होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डीमन थ्रेड, जो जेवीएम के अंदर दूसरे दूसरे काम के लिए रन होते रहते हैं। कुछ होते हैं हमारे मेमोरी से रिलेटेड जो है वो उसको वॉच कर रहे हैं, कुछ होते हैं क्लीनिंग कर रहे हैं, गार्बेज कलेक्टर के थ्रेड जो है वो बैकग्राउंड थ्रेड होते हैं जिसको हम लोग डीमन थ्रेड बोलते हैं। तो उसी के टॉप पे एक हमारा थ्रेड क्रिएट होता है। तो वो थ्रेड जो है वो थ्रेड ही हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो जैसे जावा के अंदर मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन होना वो मेन मेथड को यहाँ पर फाइंड आउट करता है जेवीएम और रन करना स्टार्ट करता है यहाँ से। तो रन करना स्टार्ट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एक बार, फिर दूसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो उसको सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो थ्रेड है वो कौन सा थ्रेड है हमारे पास है, मेन थ्रेड। एक ही थ्रेड हमारे पास में काम कर रहा है। तो ये जो लॉजिक है वो सिर्फ और सिंगल थ्रेड तक के ही लिमिटेशन है इसकी, इस पर्टिकुलरली लॉजिक की। ये लॉजिक जो है वो सिंगल थ्रेड में ही काम का है, उसके बाद में ये काम का नहीं है। बट रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में हमने काम किया है या नहीं किया है, बट हम ऐसा बोलते हैं हमने नहीं किया है, बट हम इनडायरेक्टली हमने काम किया हुआ रहता है। जब भी हम सर्वर का यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। बिकॉज सर्वर पे आने वाली जो हर रिक्वेस्ट जो है ये, जितने भी यूजर सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर सबके लिए क्या करता है कि एक थ्रेड क्रिएट करता है। हर यूजर के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है, हर यूजर की रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है। अब एक यूजर ने यदि 10 बार भी रिक्वेस्ट की है तो वो उसकी हर रिक्वेस्ट पे यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है सर्वर पर। तुम्हारे जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर के ऑब्जेक्ट जो है वो सर्विस लेयर के ऑब्जेक्ट है, परसिस्टेंस लेयर के जो ऑब्जेक्ट है वो उस थ्रेड की एक्सेसिबिलिटी में है, अलग अलग थ्रेड की। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल थ्रेडेड से यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेडेड से वो एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेडेड एनवायरनमेंट से जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक्सेस हो रहा है यहाँ पर ये। अब जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगलटन होना चाहिए यहाँ पर ये, लेकिन सिंगलटन करने के बाद में उसके ऊपर मल्टीपल थ्रेड अटैक करते हैं। यहाँ पर एक मेन थ्रेड नहीं, मेन थ्रेड वहीं दिखेगा जब तुम लर्निंग कर रहे हो, जब वी आर लर्नर जब भी मेन थ्रेड दिखने वाला है। या हम लोग कोई स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उस केस में हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड दिखेगा जहाँ पर हम लोग एक थ्रेड से एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं यहाँ पर ये। लेकिन रियल टाइम जो एप्लीकेशन होंगे वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स हमको एक्सेस करवाना है हमें। तो मैंने क्या करा यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट करा, उस थ्रेड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ से क्रिएट किया, यहाँ पर ये एक थ्रेड क्लास लिखी। तो जावा में तरीके हमारे पास में थ्रेड को क्रिएट करने के। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली यदि हम लोग थ्रेड क्रिएट करेंगे तो रनेबल और थ्रेड क्लास के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। या तो रनेबल इंटरफेस को एग्जीक्यूट करो या थ्रेड क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करो। तो अब हमारे पास में जो है वो थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। थ्रेड मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही मैं थ्रेड डॉट स्टार्ट करूंगा तो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन मेरे पास में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं दूसरा थ्रेड स्टार्ट करूंगा तो दूसरा मेरे पास में इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये इसको क्रिएट मेन थ्रेड ही करेगा उसको। तो एक थ्रेड ने तीन अलग अलग थ्रेड को क्रिएट कर दिया, तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन जो है वो एक थ्रेड ने यहाँ पर कर दिया यहाँ पर ये। तो अब एक ने उसमें से किसी भी एक ने यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर ये लॉजिक जो है वो इसको कॉल कर दिया, तो दूसरे थ्रेड जो है वो इस पर्टिकुलरली लॉजिक के अंदर यहाँ पर, तो एक थ्रेड ने उस लॉजिक को कॉल किया, दूसरे थ्रेड ने भी उस लॉजिक को कॉल किया। तो यहाँ पर संभावना ये बनती है कि अलग अलग थ्रेड इस लॉजिक के अंदर एक बार में एंटर मार सकते हैं। दो थ्रेड यदि एक बार में एंटर मार देंगे तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 बार। ये तीनों थ्रेड ने यदि एंटर मार दिए तो 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। तो जेवीएम के अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है।
तो मल्टी थ्रेडिंग के केस में क्या होता है, असिंक्रोनसली हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं असिंक्रोनस वे में। असिंक्रोनस का मतलब है अलग अलग, कोई वेटिंग नहीं है, सब अपना अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सबने क्या कर लिया, इस लॉजिक को यहाँ पर कॉल कर दिया। एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे सीपीयू की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे। तो यदि मल्टी कोर सीपीयू है तो ज़्यादा थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट होंगे। जो आज के समय के जो होते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर जो होते हैं, सिंगल कोर है तो हो सकता है उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो हो वो स्लो होगी उसके अंदर यहाँ पर। तो अभी अलग अलग यदि हम लोग थ्रेड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने क्या करके रखा, थ्रेड का नाम भी मैंने यहाँ पर पुट कर लिया, मैंने थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो थ्रेडिंग को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या थ्रेडिंग के फ्रेमवर्क आते हैं, एग्जीक्यूटेबल फ्रेमवर्क। ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क हमारे पास में अवेलेबल है जावा के अंदर। तो ये थ्रेडिंग का प्रीडिफाइंड जो है वो फ्रेमवर्क है, मतलब इसके अंदर थ्रेडिंग से रिलेटेड जो है वो एपीआई ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमको बार बार मैन्युअली थ्रेड ऐसे क्रिएट नहीं करना हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस फ्रेमवर्क की हेल्प ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग एफर्ट डालते हैं, ये जब हमारा स्टार्ट मेथड कॉल होगा, जब थ्रेड क्रिएट होगा उसके बाद में उसके अंदर का लॉजिक कॉल होगा। लेकिन जब हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क के अंदर जो थ्रेड क्रिएशन है, बार बार थ्रेड क्रिएट करना, अब जैसे कि एक बार मेरा थ्रेड डॉट स्टार्ट मेरा कॉल हुआ, तो उस केस में मेरा थ्रेड स्टार्ट हुआ इस केस में। दूसरी बार मैंने उसी थ्रेड को स्टार्ट किया तो नया थ्रेड स्टार्ट हुआ, ये तो क्या हो रहा है, बार बार स्टार्ट हो रहा है ये। तो एक चीज का स्टार्ट होने के लिए अंदर भी क्या होते हैं, काफी सारे एफर्ट लगते हैं। तो हम क्या फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, और फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग थ्रेड को जो है वो इंडिपेंडेंट पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि हम ये इतना थ्रेड जो है, जब थ्रेड एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क जो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो हम लोग उसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, 5 थ्रेड का, 10 थ्रेड का, उसके अंदर के अलग अलग मेथड है, सिंगल, फिक्स्ड, थ्रेड पुल, कैशिंग, शेड्यूलर। तो बहुत सारे यूज केस होते हैं ऐसे रियल टाइम सिनेरियो में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है ऑलरेडी। तो थ्रेडिंग के प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारे यूज केस है, फॉर एग्जांपल के लिए कनेक्शन पूलिंग। डेटाबेस से हम लोग कनेक्शन पूलिंग करते हैं, मतलब हम लोग डेटाबेस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होता है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब डेटाबेस जो होता है वो रिमोट लोकेशन पे रहता है, और हमारा सर्वर जो है वो एक रिमोट लोकेशन पे रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए टॉमकैट सर्वर है, ये एक रिमोट लोकेशन पर है, ये इसका एक अपना आईपी एड्रेस है। और ये हमारे पास में ये डेटाबेस है, ये ओरेकल डेटाबेस, मायस्क्यूएल डेटाबेस एक रिमोट लोकेशन पर है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये एक रिमोट लोकेशन पर है, एक ये रिमोट लोकेशन पर है, अभी आपस में क्या है, हमारा सर्वर जो कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ही। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि बीच में डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, ये डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट यदि नहीं हो तो जेडीबीसी की प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, जेडीबीसी लर्न करना स्टार्ट करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लोड द ड्राइवर करते हैं और गेट द कनेक्शन करते हैं। जब हम लोग जेडीबीसी लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर लोड द ड्राइवर एंड गेट द कनेक्शन जो है, जब गेट कनेक्शन कॉल होता है, जब इंडिपेंडेंटली हमारा क्या होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है प्रोग्राम के अंदर, तो कनेक्शन क्रिएट होगा। उसके बाद में जैसे वो लॉजिक हमारा जो है वो एंड होगा हमारा डेटाबेस ऑपरेशन का, उसके बाद में कनेक्शन डिस्ट्रॉय होगा विद इन द प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग के लेवल पे भी ये काम करेंगे तो काफ़ी सारे एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए प्रोग्रामिंग के लेवल पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिमोटली मशीन पे कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन मेथड। कनेक्शन के अंदर क्या है, वो क्रेडेंशियल ले रहा है, फिर कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट करने के बाद उसको क्लोज कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, फिर से डेटाबेस का ऑपरेशन आया तो फिर से कनेक्ट हुआ, फिर से क्लोज करा।
तो कनेक्शन करना ये जो है ये कॉस्टली ऑपरेशन है, रिमोटली सर्वर से कनेक्ट होना। तो उस केस में हमारे बीच में रोल में आता है कनेक्शन पूल। तो कनेक्शन पूल क्या करता है कि कनेक्शन पूल एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेडीमेडेड कनेक्शन रखता है। लेट से कनेक्शन पूल ने क्या कर लिया कि यहाँ पर 10 कनेक्शन रख लिया इस ओरेगल से, कनेक्टेड पहले ही रहेगा वो। जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा उसी टाइम पे कनेक्टेड रहेगा, और सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास में भी एपीआई होते हैं, डेटा सोर्स एपीआई होते हैं, जो कि हम लोग अभी हमारे ओआरएम मॉड्यूल या डेटा जेपीए मॉड्यूल में देखने वाले हैं। तो ये क्या करता है, प्री डिफाइंड कनेक्शन स्टेब्लिश करके रखता है। हम क्या करते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे, हम लोग उससे कनेक्शन को बोरो करते हैं, यहाँ पर बोरो करते हैं और हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन नहीं परफॉर्म करते, हम लोग डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या 10 में से कोई सा भी एक कनेक्शन जो बोरो कर लेंगे, काम होने के बाद में क्या कर देंगे उसको छोड़ देंगे। बार बार हम लोग उससे कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि ये कॉस्टली ऑपरेशन है। तो जो भी एफर्ट है वो एक बार में ले लेगा हमारा डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट, उतने कनेक्शन हमारे लिए स्टेब्लिश कर देगा यहाँ पर ये। रिमोटली हम लोग क्या करेंगे कि बार बार उससे यहाँ पर कनेक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे यहाँ पर ये। तो इनिशियली लेवल पे हम लोग 10 कनेक्शन लेंगे, बाद में वो एक्सेलरेट होते रहता है, वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो कनेक्शन भी अपने बढ़ाता जाता है। बाकी वो सारा के सारा काम डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट देखता है। तो ऐसे हमारे पास में क्या होते हैं, यूज केस होते हैं, जिसमें कि एक हमारे पास में कि डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट का एक क्या ये यूज केस है यहाँ पर ये। तो इस केस में हमारे पास में क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म होती है कि हमारे पास में ये जो है ये इतने कनेक्शन जो स्टेब्लिश हो जाए, ये तो एक थ्रेड पूल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो उतने क्या करेगा वो, उतना थ्रेड का जो है वो एक पूल रख लेगा। जब यहाँ से एक रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर ये, तो एक पूल का थ्रेड वो बोरो करके दे देगा यहाँ पर ये। दूसरे दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो दूसरे थ्रेड को दे देगा। जब इसका काम हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इसका रिस्पॉन्स कर देगा, और सर्वर से ये थ्रेड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली मैं थ्रेडिंग बताऊंगा ये करेगा ये, कि थ्रेड कैसा दिख रहा है यहाँ पर ये। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करते ही हैं हम लोग ये। तो एक्चुअली में हम लोग जो है वो एप्लीकेशन के लेवल पे जो है ये थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं उसमें ये। तो उसके अंदर अलग अलग मेथड है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या सिनेरियो है। तो कनेक्शन को क्रिएट करना, कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है। तो थ्रेड क्रिएशन का भी एफर्ट जो है वो हमको नहीं डालना पड़ता है, इफ़ वी आर यूजिंग द फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं पूछते इंटरव्यू में, बट ऐसा पूछते हैं कि हैव यू यूज्ड मल्टी थ्रेडिंग इन यूर एप्लीकेशन। तो सर्वर का यूज करना ये एक मल्टी थ्रेडिंग ही है एक तरीके से ही है। अब हम थ्रेडिंग का कोड राइट नहीं भी कर रहे हैं तो अभी भी हम लोग मल्टी थ्रेडेड थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ही हैं। तो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में अभी मैं सर्वर पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने खुद से क्या कर लिया यहाँ पर, थ्रेड क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। अब ये सिंपल सा थ्रेड, जावा में थ्रेड क्रिएट करना में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये जो है वो हमको ये एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका ये वाला है, और तीसरा तरीका ये वाला है कि ये थ्रेड डेमो जो है वो रनेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारे पास में क्या है कि ये एनोनिमस क्लास लिखने का एक तरीका होता है। तो हमें यदि कोई सा भी इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसा डायरेक्टली हमें नहीं करना है, एक क्लास राइट करके इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो हमारे पास में एक और है एनोनिमस क्लास राइट करने का, जहाँ पर हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं वहीं पर। ये तो ये रनेबल हमारे पास में क्या इंटरफेस है। तो मैं ये वाला एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये रन मेथड जो है वहीं पर इम्प्लीमेंट कर दो, यदि तुमको उसके लिए अलग से क्लास राइट नहीं करना है तो। तो ये रन मेथड रनेबल। मैंने एक क्लास यहाँ पर क्रिएट करी, और यदि ये क्लास क्रिएट नहीं करना हो तो फिर सीधे की सीधे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दो इंटरफेस का। ये भी एक सिंटेक्स है ये, इंटरफेस को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ये एनोनिमस क्लास। अब मैंने इसी के अंदर जो है वो डायरेक्टली क्या कर दिया, मैंने थ्रेड को यहाँ पर ये इसके अंदर इंटरफेस को पास कर दिया। ये जस्ट सिमिलर ही है ये ऐसा कि ऐसा ही है यहाँ पर ये, जैसा कि यहाँ पर ये मैंने अलग से क्लास लिखते नहीं हुए, वहीं पर इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया, तो मुझे अलग से क्लास लिखने का भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट मेथड को कॉल कर देता हूँ मैं। 4 थ्रेड है मेरे पास में ये। अब 4 थ्रेड जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इस मेथड के अंदर यदि इस लॉजिक के अंदर मल्टीपल थ्रेड ने यदि एंट्री मार ली इस लॉजिक के अंदर, तो सिंगलटन हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो 4 थ्रेड एक ही टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं, और वो एक ही का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इस टाइम पर तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब इन्हें एक बार में एंट्री नहीं मारी, सबके हैश कोड जो जो आए वो सेम आए, मतलब इस टाइम पे वो सिंगलटन है। अब मैं दूसरी बार फिर से उसको रन करता हूँ। बार बार ये सिंगल ही लेकर आ रहा है, मतलब ये। देखो ब्रेक हुआ सिंगलटन यहाँ पर। अब थ्रेड 0 और थ्रेड 1 2 3, ये थ्रेड के नेम है, ये इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूशन है ये। इसने क्या करा यहाँ पर, एक क्रिएट किया, और उसके बाद में किसी दूसरे थ्रेड ने क्या करा, इसको क्रिएट किया। अब जो दूसरी बार जिसने क्रिएट करा, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो सबको क्या मिले, सेम हैश कोड मिले, जो कि सेकेंड टाइम जिसने भी उसको क्या कर क्रिएट करके रखा है, उसी को उसने लेके रखा हुआ था यहाँ पर हैश कोड में। हमारा सिंगलटन लॉजिक के अंदर जो ये रेफरेंस वेरिएबल गया इंस्टांस के अंदर, तो जो सेकेंड टाइम जो गया वो सेट हो गया यहाँ पर ये। तब उसके बाद में तो क्या मिलना है यहाँ पर सबको, नॉट नली मिलना है ये। तो जो सेकंड टाइम पर जो क्रिएट हुआ वही हैश कोड उसके अंदर रह गया वो इंस्टांस के अंदर। तो बार बार वही प्रिंट हो रहा है, ये ब्रेक हो गया सिंगलटन यहाँ पर ही। तो ऐसे इस तरीके से यदि हम लोग मैन्युअली करेंगे यदि यहाँ पर ये, तो सिंगलटन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर ये। तो काफी बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करोगे तो हर बार नहीं आएगा ये, क्योंकि सिर्फ वो अलग अलग टाइम पे एंटर कर रहे हैं, तो एक बार भी क्रिएट हो जाएगा तो नहीं आएगा। लेकिन 2 थ्रेड एक बार एंटर कर गए, तो अब यहाँ पर जो है ये 2 थ्रेड एक बार एंटर कर गए उसके अंदर ही। तो ये क्या हो गए, अलग अलग हमारे पास में जो है वो हैश कोड जो है वो अवेलेबल हो गए यहाँ पर ही। तो ये इसका इंटरनल है यहाँ पर ये। बट तो हमें क्या करना है कि प्रिवेंट करना है इसको। तो हमारे ऑब्जेक्ट को हमको मल्टी सेटिंग एनवायरनमेंट से बचाना है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड।
कॉलेज के लेवल पर एक चीज़ सुनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वेरिएबल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा फॉर वेरिएबल। तो वही है इसके अंदर इंटरनली, जब मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें उस केस में कौन सा ऐसे लॉजिक है जहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पर ये। तो ऐसे लॉजिक को हमको सिंक्रोनाइज रखना पड़ता है कि मल्टीपल थ्रेडेड एक बार में एंटर नहीं कर जाए इसके अंदर, ही एक बार में एक ही थ्रेड हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एंटर करवाते हैं यहाँ पर। या अब हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, तो उसको यदि मल्टीपल थ्रेड भी यदि अटैक करेंगे एक बार में इस ऑब्जेक्ट को, इस मेथड को, तो ये एक बार में इसकी जो एंट्री है वो एक बार में एक ही थ्रेड की एंट्री होने देगा यहाँ पर। ये इवन ये एक ही टाइम पर जो यहाँ पर वो उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक बार में ये एक ही एंट्री अलाउ करेगा ये, बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस कीवर्ड। अनटिल अनलेस जब तक कि ये क्या करता है कि यहाँ पर इसको ये कंप्लीट नहीं कर लेता है, ये यहाँ पर जो है वो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद वो दूसरे थ्रेड को यहाँ पर मिलेगा ये। तो हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यदि यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कभी भी वो ब्रेक नहीं होगा। ऑलवेज क्या है कि वो हमेशा वो हमें सिंगलटन ही मिलेगा वहाँ पर ही, अब कितनी बार भी करो वो ब्रेक नहीं होगा। वो हमेशा क्या मिलेगा उसको, वो यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्योंकि सिंक्रोनाइज कीवर्ड है वो मल्टीपल थ्रेड को वो एंटर नहीं होने दे रहा है वो एक यहाँ पर। तो जावा में क्या है कि हमारे पास में पूछा जाता है कई बार ये कि सिंक्रोनाइज्ड जो कीवर्ड जो है ये यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया ये। अब कई बार क्या होता है बिजनेस लॉजिक बहुत बड़ा रहता है, तो हमें पूरा के पूरा सोर्स कोड जो है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता है, कई बार कुछ लाइन ऑफ कोड को ही करना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एज ए सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं बनाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाते हैं। मेथड नहीं बनाना तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाते हैं उस केस में जब हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड है उसी को हमको प्रिवेंट करना हो, पूरे की पूरे मेथड नहीं प्रिवेंट करना हो हमको ये। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक दिख जाएगा यहाँ पर, सिंक्रोनाइज्ड जावा के कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर सिंक्रोनाइज मेथड हमको नहीं राइट करना हो, सिर्फ क्या करना हो कि हमको ब्लॉक ही राइट करना हो।
ठीक है, देखते हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक को। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिंक्रोनाइज मेथड लगाने का ये पर्पस ये देगा कि हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यदि रहता है, तो उस केस में सिंगलटन जो है हमारे पास में ये इंश्योर होना चाहिए। तो एक हमारे पास में क्या हो गया है कि ये सिंगलटन के लिए क्या क्या रूल हो गया, क्लास शुड बी अवर कंस्ट्रक्टर जो होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। फिर हमें एक फैक्ट्री मेथड जो उसको डिफाइन करना है। फिर जो फैक्ट्री मेथड हमने यहाँ पर डिफाइन करी है उसके अंदर हमको लॉजिक राइट करना है, यहाँ पर ये सिंगलटन हमारा ब्रेक नहीं हो। फिर यहाँ पर क्या करना है कि सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है वो लगाना है ताकि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो। फिर इसके बाद में जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी भी ये जो है वो सिंगलटन हुआ है नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो क्लोन हो सकता है। तो क्लोन कैसे होगा, तो कोई भी जावा क्लास के ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पर क्लोन करना है, तो हमको यहाँ पर क्लोनेबल इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, मार्कर इंटरफेस है। क्या होता है मार्कर इंटरफेस? तो कुछ नहीं होता है, तो मार्कर इंटरफेस का मीनिंग, मार्कर इंटरफेस मतलब कि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए हमारे लिए मार्क कर रहा है हमारी क्लास को। क्लोनेबल डालोगे तो ये क्लास जो है क्लोन करने के एबल हो जाएगी, अदरवाइज ये क्लोन करने के एबल नहीं होती। तो जेवीएम को क्या करता है, कुछ इंडिकेट करता है तो ऐसे हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ मार्कर इंटरफेस होते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्लास के हमारे पास में एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। ये क्लास को यदि हम हमें यदि क्लोनेबल करना है ताकि इसका क्लोन क्रिएट हो सके, तो एक तो क्लोनेबल इंटरफेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है क्लोन, इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर ये।
ये यहाँ पर ये जो है वो इम्प्लीमेंट करना है ये। अब ये इसका जो लॉजिक है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अवेलेबल है ये एक्चुअली में ये। तो जब भी हमारे पास में क्या है कि पहली बात तो यहाँ पर मार्कर इंटरफेस लगाओ कि इसको क्लोनेबल हम लोग कर सके, ऐसा क्लोन क्रिएट कर सके यहाँ पर ये। फिर इसके अंदर जो है वो ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर का मेथड है ये, जो बाय डिफॉल्ट क्लास हमारे पास में इम्प्लीमेंटेड रहती है। तो इसके अंदर तुमको ये वाला जो है वो लॉजिक रिटर्न होना, तभी क्या करेगा वो उसकी कॉपी जो है वो जनरेट कर पाएगा यहाँ पर हमारे पास में यदि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं कि जब भी गेट इंस्टांस यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, इसका ये ऑब्जेक्ट मिलता है यहाँ पर जो कि सिंगलटन है, ऑलरेडी क्रिएटेड यदि है तो उसको दे देगा ये। और वो इवन कोई से भी थ्रेड से वो क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट यदि है तो हमको वो वाला मिल जाएगा यहाँ पर ये। तो ये एच डी ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से क्या है वो मिल गया ये। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास के अंदर क्या है कि क्लोन मेथड हमारे पास में अवेलेबल है, बिकॉज वो मार्कर इंटरफेस हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमको ये एच डी डॉट के अंदर क्लोन मेथड आ रही है, इसके रेफरेंस में नहीं आ रही। पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर नहीं था वो। यहाँ पर एच जी डॉट क्लोन करेंगे यहाँ पर। तो ये जो क्लोन जो है यहाँ पर ये, इसके ऊपर एक एक्सेप्शन लगा हुआ है ये। तो यहाँ पर जो कि थ्रोस किया हुआ है ये मेथड, तो हमको भी यहाँ पर या तो उसको हैंडल करना है क्योंकि वो चेक्ड एक्सेप्शन है, या तो थ्रो करना है हमको ये। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है ये। तो मैंने अभी यहाँ थ्रो कर दिया, मैं उसको हैंडल नहीं कर रहा हूँ ये। तो मैंने इसका क्लोन कर दिया तो मुझे यहाँ पर जो इसका वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोन किया हुआ जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर ये। अब मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर निकालता हूँ जो कि मैंने क्लोन किया, कॉपी मारा यहाँ पर जो सिंगलटन का मैंने यहाँ पर क्या करा कॉपी किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्लोन हमारे पास में सिंगलटन डेमो का जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल जाएगा जो कि क्लोन किया हुआ यहाँ पर। अब ये जो क्लोन का जो रिटर्न टाइप जो है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या रहा हम जब क्लोन कर रहे हैं तो
क्लोन कर रहे हैं तो हमारे पास में रिटर्न टाइप में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले ही बताया हमारे पास में क्या होती है कि टाइप कास्टिंग होती है। तो टाइप कास्टिंग में हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट का ये क्लास जो है ये, और जावा का कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग। दो टाइप की कास्टिंग है, एक है अप कास्टिंग और एक है हमारे पास में डाउन कास्टिंग। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो सभी का क्या है, वो पेरेंट क्लास होता है सारी क्लासेस का यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या है कि जब हम अपकास्टिंग करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पास कर देते हैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को हम लोग पेरेंट में पास कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डाउन कास्टिंग करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली कास्टिंग करना पड़ती है यहाँ पर। तो हमारे पास में पेरेंट आ रहा है ऑब्जेक्ट, हमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट निकालना है उसके, उसमें से ही है। तो हमें क्या 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 करना पड़ेगी यहाँ पर, डाउन कास्टिंग परफॉर्म करना है। तो ये मेरे पास में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो जो रिटर्न टाइप में आ रहा है मेरे पास है पेरेंट का, उसके अंदर से मैंने क्या कर लिया, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर निकाल लिया मैंने यहाँ पर ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हैश कोड जो है वो प्रिंट करके देखते हैं। अब ये हमारे पास में जो इसका हैश कोड है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट यदि हो गया मतलब क्या हो गया, सिंगलटन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो नया वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इस सिंगलटन का जो क्लास जो है ये जिसके सेम हैश कोड आ रहे थे उसका कॉपी बन गया यहाँ पर क्लोनिंग करने से। क्लोनिंग कैसे करते हैं, क्लोनिंग करने के लिए क्लास के ऊपर मार्क इंटरफेस लगाना पड़ता है ये, सो दैट जेवीएम कैन अंडरस्टैंड कि ये जो क्लास है वो एबल है कॉपी मारने के। तो क्लोनेबल सीरियलाइजेशन ऐसे कुछ क्या होते हैं, मार्कर इंटरफेस होते हैं जो जेवीएम में कुछ इंडिकेट करते हैं कि ये क्लास जो है वो एलिजिबल है। ये जब अनटिल अनलेस नहीं लगाओगे वो मार्कर इंटरफेस, जब तक कि वो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी उसमें ये। अब इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्लास को, तो ये क्या कर लेगा, इसकी ये कॉपी मार लेगा यहाँ पर ये। अब विथआउट क्लोनेबल की ये इम्प्लीमेंट करोगे तो कॉपी नहीं करेगा उसकी वो, क्योंकि वो जेवीएम को बताना पड़ता है। तो मार्कर इंटरफेस कुछ इंडिकेट करता है जेवीएम को। तो यहाँ पर सिंगलटन फिर से ब्रेक हो गया यहाँ पर ये। तो इसको भी प्रिवेंट करना है हमको ये, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो ये जो लॉजिक है ये उसको सिंगलटन करके दे रहा है यहाँ पर ये वाला क्लोन मेथड। तो हमें क्या करना है कि इसको इसका रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से हटाना है, और इसकी जगह पर हमको क्या करना है कि थ्रो कर देना है यहाँ पर। तो हम लोग ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं जावा में, ताकि हम लोग इंटरप्ट जनरेट कर सके एग्जीक्यूशन में। वो इंटरप्ट क्या होते हैं, हमारे लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। हम कोई चीज़ यदि नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरप्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो कुछ टीम हम कुछ चीज़ें जो है हम लोग कंपाइल टाइम पे नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ हम लोग रन टाइम पे नहीं चाहते हैं। तो कोई चीज़ यदि हम लोग कंपाइल टाइम पे नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़र को फोर्स करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ये। तो वो यूज़ केस बताऊंगा मैं कौन से यूज़ केस है जब हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन पे जाते हैं। जैसे कि हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कोड के अंदर इशू आने की संभावना है बिकॉज हम लोग कुछ एक्सटर्नल कॉल दे रहे हैं। तो हम लोग ऑलवेज वहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन पे जाएंगे। लेकिन कोई चीज़ हमारी लॉजिकली होती है, किसी सिचुएशन पे आएगी, तो वहाँ पर हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन को राइट करते हैं। अभी इस केस में हमें क्या करना है कि रन टाइम पर हमको जो है ये पर्टिकुलरली इंटरप्शन मेरे पास में आना चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से मैं प्रिवेंट कर लूंगा मैं यहाँ पर ही। तो जब भी मेरा क्लोन मेथड कॉल होगा तो सुपर वाला कोड ही कॉल नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास में ये एक्सेप्शन आ जाएगा ये।
अब हम क्या करते हैं, क्लोन कर यहाँ पर क्लोन करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो अब वो क्लोन करने नहीं देगा वो। जब भी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मुझे ये क्या हो जाएगा, ये इंटरप्शन आ जाएगा वहाँ पर। एक्सेप्शन इज नथिंग बट ए इंटरप्शन। तो वो इंटरप्शन हमने वहाँ पर जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। यहाँ पर ये तो, ये तो थ्रो कीवर्ड वहाँ पर इंटरप्ट जनरेट हो गया। वो उसको जो वो है वो क्लोन जो है वो परफॉर्म नहीं करने दे रहा है यहाँ से ये। तो इस तरीके से हमारा जो सिंगलटन जो है यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इंटरव्यू में यदि पूछा जाएगा कि हाउ टू राइट सिंगलटन क्लास, तो पहला क्या रहेगा, यू नीड टू राइट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, वी नीड टू राइट वन फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड के अंदर जो हमारा लॉजिक रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये लॉजिक यहाँ पर राइट करना है और सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाना है ताकि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ये ब्रेक नहीं हो। यदि सिंक्रोनाइज नहीं लगाया कीवर्ड तो अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि अभी भी यहाँ पर ये ब्रेक हो सकता है क्या, ये फिर वो पूछेगा मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में क्या बिहेवियर रहेगा उसका। तो सिंक्रोनाइज यदि नहीं लगाया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लोनिंग। सिर्फ इतनी लाइनें ही लिख देते हैं यहाँ पर, क्लोनिंग वगैरह ऐसा कुछ वर्ड दिख जाते हैं, उसी में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इंटरव्यूअर समझ जाता है कि यू नो द थिंग्स। यदि कुछ भी मिस होता है तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली यहाँ पर सिंगलटन जो है ये, इसको करने के लिए हमारे पास में ये हमने क्या करा, यहाँ पर ये कुछ लॉजिक को जो यहाँ पर हमने राइट किया है। अभी भी ये ब्रेक हो सकता है, इसके अंदर एक और चीज़ है ब्रेक होने के लिए। तो वो नेक्स्ट कंडीशन ब्रेक होने की रहेगी जब ये जेवीएम से बाहर हो, हमारे जेवीएम से, और ये दूसरे जेवीएम के अंदर जो है वो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं ये। मतलब इसका जो है वो सीरियलाइजेशन का जो प्रोसेस जो है वो करवाएंगे यहाँ पर ये। और सीरियलाइजेशन के प्रोसेस को करवाने के बाद में हम यहाँ पर जो है वो डीसीलाइज करवा सकते हैं दूसरे जेवीएम के अंदर। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे जेवीएम के अंदर जो है वो आ जाएगा यहाँ से ही। बट वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट जेवीएम में, बात हो जाएगी वो। यदि तुम एक ही मशीन में करना चाहो तो इसी मशीन में कर लो, दो दो तुमको जावा जेवीएम यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेंगे। और यदि नहीं करना हो ये, तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे ले जाओ, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी मारो, सीरियलाइजेशन करो, यहाँ पर ये परफॉर्म करो सीरियलाइजेशन, किसी फाइल के अंदर कॉपी करो, या फिर सीडी डीवीडी पे कॉपी करो, उसको पेन ड्राइव में कॉपी करो, उसके इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करो यहाँ पर, फिर वो फाइल को वहाँ पर ले जाओ, उसको डिसीरियलाइज करो अलग लोकेशन पर। तो यहाँ पर जो है वो सीरियलाइजेशन जो है वो, ये वाला कोड जो है वो राइट करना पड़ेगा सीरियलाइजेशन करने के लिए। तो जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सीरियलाइज होगा, ये नेटवर्क पे जाएगा, डिसीरियलाइज होगा, ये वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा यहाँ पर ये। तो उसके लिए ये वाला कोडिंग करना पड़ता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक फाइल में राइट करवा लेते हैं उसको। तो सीरियलाइजेशन किया हुआ जो डेटा है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेटा वो जेवीएम के अंडरस्टैंडेबल है, बट जब हम लोग वो डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको डेटा को सीरियलाइज करना पड़ता है। जैसे ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम लोग सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सर्वर से डेटा को बाहर करते हैं। तो सर्वर से डेटा बाहर होता है, बाद में कहाँ पर जाता है, वो ब्राउज़र पर जाता है। तो ब्राउज़र उस सीरियलाइज किए हुए डेटा को ब्राउज़र के अंदर जो है वो डीसीरियलाइज करता है और वो एचटीएमएल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमको वो शो करता है। मतलब सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जनरल प्रोसेस है, वो होता ही है। जब डिफरेंट डिफरेंट मशीनें आपस में इंटरेक्ट करती है तो उनको उस प्रोसेस से निकलना ही पड़ता है यहाँ से ही। तो ऑब्जेक्ट बाहर होगा तो सीरियलाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा। तो जावा के अंदर सीरियलाइजेशन करना है हमको ये, तो कुछ टेक्निक्स है हमारे पास में ही है, हमको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा हमको ये। तो नेटवर्क पे करना है तो नेटवर्क पे कर लो, और फाइल के अंदर करना है किसी तो फाइल के अंदर कर लो। तो एक फाइल जनरेट हो जाती है किसी लोकेशन पे, हम लोग उस फाइल को कहीं पर राइट करते हैं और कहीं पर रीड कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमें जो है वो
सिंगलटन ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मशीनें क्या हो रही है, रोल में आ रही है यहाँ पर ये। तो हमें जो सिंगलटन ब्रेक करने को भी देखना है वो सिंगल जेवीएम के अंदर ही यहाँ पर देखना है, इतना इनफ है ये। इसके अलावा यदि सिविलाइजेशन लेवल पे यदि हमको प्रिवेंट करना हो वहाँ पर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसका सिविलाइजेशन हमको रोकना पड़ेगा यहाँ पर, कि डेटा सिविलाइज ही नहीं हुई है। तो सिविलाइज जो है वो यदि हमको देखना ही है तो यहाँ पर डाल दो हाउ टू प्रिवेंट सिविलाइजेशन। तो कुछ नहीं, उसके अंदर एक मेथड जो होती है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ती है। तो वो मेथड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो सिविलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है, डेटा सिविलाइज ही नहीं होता है कभी। तो उसको प्रिवेंट करने के अंदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक मेथड जो है वो यहाँ पर राइट करना है। मैं इसको फिर कभी बता दूंगा, बट इतना इनफ है एज ए सिंगलटन क्लास के लिए यहाँ पर ये। तो ये 4 स्टेप हमेशा ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्टर शुड बी प्राइवेट, और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रखने के बाद में जो है ये एक फैक्ट्री मेथड होना, सिंक्रोनाइज कीवर्ड होना उसके अंदर, और एक क्लोनिंग हमको प्रिवेंट करना है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, क्लास जो होगा सिंगलटन एश्योर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सिंगलटन जो है वो हमारा फ्रेमवर्क है वो खुद करके देता है, जस्ट हमको उसका स्कोप बताना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट स्कोप नहीं भी डिफाइंड करोगे तो वो क्या होता है, सिंगलटन होता है। बताते कहाँ पर है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बताते हैं सिंगलटन रखना है या नहीं रखना है, बट नहीं भी बताओगे तो बाय डिफॉल्ट उसका सिंगलटन ही होता है यहाँ पर ही। फिर सिंगलटन होने का मतलब है कि ऑलवेज वो एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और प्रोटोटाइप का मतलब है कि वो बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो जब जैसी डिमांड है जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट बाय डिफॉल्टली वो सिंगलटन होता है। फिर एक रिक्वेस्ट आता है और एक सेशन आता है, ये भी स्कोप है। तो ये एमवीसी एप्लीकेशन में आते हैं। जब हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तब हमें रिक्वेस्ट और सेशन जो है वो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ही। तो सर्वलेट के केस में हमारे पास में कुछ सेशन की टेक्निक्स होती है, HTTP सेशन, कुकीज़। तो उस वो टेक्निक जो होती है उस केस में हम लोग सेशन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं वहाँ पर, कुकीज़, HTTP सेशन। तो HTTP सेशन में सेशन का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, जब मल्टीपल यूज़र क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। ये मल्टीपल यूज़र क्या है कि एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो हर यूज़र क्या होता है कि लॉगिन करता है एप्लीकेशन में, लॉग आउट करता है। तो हर यूज़र के लिए क्या होता है, सर्वर पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक यूज़र 1 के लिए होगा, एक यूज़र 2 के लिए होगा, जहाँ पर क्या करेगा वो जितने समय के लिए वो लॉगिन है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होल्ड करेगा। यह ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर सर्वर पे। फिर वो जब यूज़र लॉग आउट करता है या जब वो टाइम आउट हो जाता है, बहुत देर तक के वो यूज़ नहीं करता, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ये। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट करना यूज़र का ये। तो वो सेशन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं वो चीज़ें ये। तो वो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, सेशन का ऑब्जेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम अवर ऑब्जेक्ट सर्वर पे और भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यूज़र के लिए ऑब्जेक्ट होते हैं। अब एक यूज़र क्या कर रहा है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर आए हैं, वहाँ से क्या क्या उन्हें रिक्वेस्ट में वहाँ से किया है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है कि रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिस्पॉन्स जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक क्या होता है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूजर के लेवल पे क्रिएट होता है। हर रिक्वेस्ट पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रिक्वेस्ट का। ये यूजर ने करी तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बाद में उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर हुआ, रिस्पॉन्स गया, फिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से ये। तो एक सेशन का ऑब्जेक्ट है, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, एक हमारे ऑब्जेक्ट है। ये सब कैपेबिलिटी किसके पास में है, सर्वर के पास में है। इंटरनली सर्वर चीज़ें हैंडल करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सर्वर क्या होता है, एडवांस प्रोग्राम होता है, जो कि हमारी एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन पे हेल्प करता है हमारी ये। तो ये सब सर्वलेट का कॉन्सेप्ट है ये। बट ये चीज़ें हमें डायरेक्टली अवेलेबल होगी। अवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमें कुछ करना नहीं है, हमें जस्ट कंटेनर को बताना है क्या हमको करना है। उसका हमें क्या करना करके देना है, कॉन्फ़िगरेशन करके देना है। तो ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर क्या करेगा है कि हमारे लिए स्कोप को प्रोवाइड करेगा ये। फिर आईओसी कंटेनर क्या करता है,
आईओसी कंटेनर जो है वो हमारे लिए कैशिंग को परफॉर्म करता है। कैशिंग को परफॉर्म करता है यहाँ पर ये। तो कैशिंग को परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्टली जो है वो हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन रहता है किसी भी टाइप के जावा के कैशिंग के अंदर। तो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसको वो एक हैश मैप के अंदर रखता है, सो दैट वो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में जब भी यूज हो तो वो हैश मैप से उसको निकालता है, वही है उसका वो कैशिंग करके रखता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है, वो कैशिंग करके रखता है। और वो कैश करने के बाद में जब भी जरूरत हो वो हमको क्या करना पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए वो अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर यदि आईओसी कंटेनर यूज नहीं करोगे यहाँ पर, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जब जब भी हमको ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा वो ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पर गेट इंस्टेंस मेथड यूज करके निकालना पड़ेगा बार बार जब भी जरूरत हो तो ये मेथड कॉल करो। हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे ये मेथड को जो है वो हम लोग कॉल करते रहेंगे यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज नहीं करते हैं तो ये सब नहीं करना है, ये सब हमारा आईओसी कंटेनर देख लेता है। जस्ट हमको क्या करना है कि उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है, तो ये क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो जितने भी एप्लीकेशन के लेवल पे क्लासेस है सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा कंटेनर, वो 100 200 300 जो हो सकता है, उसको स्कोप प्रोवाइड करेगा, उसकी कैशिंग करेगा। फिर करने के बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन या डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो कंस्ट्रक्टर से करेगा या फिर यदि मैंडेटरी डिपेंडेंसी है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिना क्रिएट हो ही नहीं सकता तो उस केस में हमें कंस्ट्रक्टर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी टाइटली कपल्ड हमको रखना है तो कंस्ट्रक्टर पे जाना पड़ेगा। यदि हमको उनकी जो है वो लूजली कपल्ड है, रन टाइम पर वो डिसाइड होती है, तो हमें सेटर पे जाना है या हमें फील्ड पे जाना है। तो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा जो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर ये कि हमारी डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर टाइप की है, सेटर टाइप की है, या फील्ड टाइप की डिपेंडेंसी है। तो फील्ड टाइप की डिपेंडेंसी जो है वो हमें यहाँ पर जो होता है, फील्ड टाइप की डिपेंडेंसी के लिए हमें मिलती है यहाँ पर एक प्रोसेस होता है वायरिंग करने का। तो यहाँ पर पहले वो चीज़ को हम लोग वायरिंग बोलते थे, लेकिन बाद में वो चीज़ें क्या हो गई, ये इम्प्लीमेंट हो के वो ऑटो वायरिंग हो गई वहाँ पर। ऑटो वायरिंग, और उसी का ही अनोटेशन है ऑटो वायर अनोटेशन। यहाँ पर वो उसके इंटरनली क्या होता है, रिफ्लेक्शन एपीआई काम करते हैं। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कल से, तो हमें ये चीज़ें क्लियर होगी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये सब करने के बाद में डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आईओसी कंटेनर की, प्रोवाइड द स्कोप, कैशिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अब हमें जो ऑब्जेक्ट जो मिलेगा यहाँ पर वो रेडीमेडेड ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको कि हमको क्या करना है, यूज़ करना है, रेडी टू यूज़ करना है। हमको क्या करना है, जस्ट उसको यूज़ करना है। यूज़ करने का मतलब ही हम उसको क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे और इंटरनली जो भी उसके अंदर की जो मेथड्स जो हमने लॉजिक राइट किए वो सब वो कॉल होके हमें जो भी है वो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर ही। अब ये कौन करके देता है हमें, ये हमारा ये आईओसी का जो कंटेनर है हमें ये सब प्रोवाइड करके देगा। अब ये जो है ये कॉमन थिंग है फॉर एवरी एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करोगे तो ये एफर्ट खुद से लगाओगे, ये फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे तो ये एफर्ट जो है वो हमें नहीं लगाने पड़ेंगे, ये क्योंकि ये कॉमन एफर्ट जो होते हैं ये काफ़ी सारे एफर्ट लेता है यहाँ पर ये। तो जेवीएम अपने लेवल पे एफर्ट लगाता है मेमोरी को क्रिएट करने के लिए, मेमोरी को क्रिएट करना रन टाइम पर। फिर जावा के पास एपीआई है रिलेटेड टू अवर डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन एपीआई है रिलेटेड टू अवर आईओ, रिलेटेड टू अवर थ्रेड। उसका यूज़ करके हमारे पास में हम लोग मैनुअल प्रोग्रामिंग भी करते हैं, जब हम लर्न करते हैं हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं।
अब उस फ्रेमवर्क का यूज़ करके भी जब हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि एप्लीकेशन को राइट करने के लिए जो कॉमन एफर्ट होते हैं, तो वो एफर्ट भी हमको नहीं करना पड़े तो हमको फ्रेमवर्क का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे पास में टॉप ऑफ द जेवीएम जो है वो हमारा फ्रेमवर्क का काम करता है। तो फ्रेमवर्क के ऊपर भी हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना और हमारे बिजनेस लॉजिक को प्रोवाइड करना है। बहुत सारे एफर्ट हमारे यहाँ पे कौन लगा रहा है, हमारा फ्रेमवर्क लगा रहा है, जिससे डेवलपर का काम जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है। तो डेवलपर का काम यहाँ से फास्ट होगा फ्रेमवर्क का यूज़ करने से ही। अब क्रिएट द ऑब्जेक्ट, प्रोवाइड द स्कोप, कैशिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, रेडी टू यूज़। यहाँ पर क्या है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को पास करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है आईओसी कंटेनर को। तो ये बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर ये हमें करके दे रहा है। बट इसी के आगे हमारे पास में जो आता है यहाँ पर ये राइट नाउ, जो अभी फेमस जो है हमारे पास में स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में स्प्रिंग का बीन तो रहेगा, जावा की जो बिजनेस क्लासेस है वो रहेगी। और यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग राइट कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन तो इधर भी करना है, लेकिन काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काफ़ी सारा कोड करना पड़ता है। बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इतना कोड नहीं करना, यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगी बेस्ड ऑन स्टार्टर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब जो हमारे एफर्ट है वो और रिड्यूस होंगे कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे भी। स्प्रिंग बूट के अंदर हमें बिजनेस क्लासेस तो लिखना है यहाँ पर ये। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है ये हमको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जस्ट हमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देना है। वेरी क्या है, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, इतना सादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमको देना है, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। लेस कॉन्फ़िगरेशन देना, चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, ये पास करेंगे हमारा बिन और हमारा ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट इज नथिंग बट ए वन एडवांस मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी रहेगी। तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जब हमारा स्टार्ट होगा, तो ये क्या करता है कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है वो हमारे आईओसी कंटेनर को स्टार्ट करता है। आईओसी कंटेनर जो है वो स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेगा ये। अभी इसको सुन लो, बाद में प्रैक्टिकली तो सब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, इतना कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को हम जैसे स्टार्ट करते हैं, तो आईओसी कंटेनर क्या करता है, ये स्टार्ट करता है हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। जब हम लोग नॉर्मल स्प्रिंग फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन में हम लोग कोडिंग करते हैं, तो आईओसी कंटेनर क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। हमको चूज करना पड़ता है आईओसी कंटेनर कौन सा हमारे हमको चाहिए यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन डेट यहाँ पर क्या है कि आईओसी कंटेनर जो है वो हम राइट करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको उसको रन करवाना है। बट यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग बूट इंटरनली जो है वो आईओसी कंटेनर को डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन स्टार्टर। तो यहाँ पर क्या है, कुछ स्टार्टर जो है वो क्लासेस होती है। बेस्ड ऑन डेट क्या होता है, आईओसी कंटेनर वो इंटरनली क्रिएट होता है। बाकी चीज़ें इसके अंदर सेम ही है। आखिरी में हमको जो मिलेगा वो एक और यहाँ पर रेडी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है। लेकिन क्या होता है कि डेवलपमेंट लेवल पे काफ़ी एफर्ट हमारे और कम होते हैं, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन करना जो है ये कॉन्फ़िगरेशन करना भी क्या है, थोड़ा सा है कि कॉम्प्लेक्स टास्क हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है वो
काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो आईओसी कंटेनर ही नहीं स्टार्ट होता है कि जस्ट आईओसी कंटेनर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास में। स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो काफ़ी सारी फीचर भी एक एप्लीकेशन के लेवल पर जो लगते हैं वो अवेलेबल होते हैं। लाइक हमारे पास में जो है वो प्रोडक्शन रेडी फीचर जो है वो अवेलेबल है एक्चुएटर्स के फॉर्म में। सिस्टम को बूट को बताना है। फिर हमारे पास में यहाँ पर प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास में यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रनर्स का। प्रोफाइल है, रनर है। तो स्प्रिंग बूट जो है वो नॉट ओनली फॉर आवर आईओसी कंटेनर को डिटेक्ट करता है, हमें बहुत सारे फीचर देता है जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होते हैं, काम के होते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्विकली क्रिएट होता है। इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर है, यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होगा। रेडी टू यूज ऑब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर हमें और फैसिलिटी मिलती है जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे होती है। एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस। तो हमारे एफर्ट और कम होते हैं एंटायर एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।